अभी तक हमने सिर्फ उसमें ये पढ़ा था कि फर्म का डिसोल्यूशन और पार्टनरशिप के डिसोल्यूशन में क्या डिफरेंस होता है और कौन कौन सी कंडीशंस है जिसमें कि हम डिसोल्यूशन करते हैं। अब उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट शुरू करते हैं। यहाँ पर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द डिसोल्यूशन, उसमें आपके ये 4 अकाउंट्स बनेंगे बेसिकली। सबसे पहले हमने अपनी जितनी भी एसेट्स हैं उनको हम सेल करते हैं, और जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं आउटसाइड लाइबिलिटीज़, सबसे पहले उनको हम पे ऑफ करेंगे। उसके बाद जो अमाउंट बचेगा उनको पे ऑफ करने के बाद उससे पार्टनर्स ने अगर कोई लोन दिया हुआ है फर्म को तो वो पे किया जाएगा। मींस पहले आउटसाइड लाइबिलिटीज़ का, फिर पार्टनर्स का लोन, फिर पार्टनर्स की जो कैपिटल और उसका बैलेंस होगा, जो भी पार्टनर्स को ड्यू होगा वो सब पे करेंगे। और लास्ट में आप उसको मैच करने के लिए हिसाब को अपने कि कितना आपके पास कैश आया और किस किस तरीके से आपने उसको यूटिलाइज किया है, उसके लिए हम यहाँ पर कैश और बैंक अकाउंट बनाते हैं। इससे पहले आपके पास जितनी भी एसेट्स होंगी आप उनको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर लोगे टू सन्ड्री एसेट्स। इसमें आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि जितनी भी आपकी एसेट्स होंगी वो आप करोगे, लेकिन किस किस चीज़ को आप नहीं यहाँ पर ट्रांसफ़र करोगे, जो आपकी सेल नहीं होंगी या फिर जिनको आप रियलाइज़ नहीं करोगे या जिनको आप रियलाइज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल एक्सेप्ट कैश, आपको कैश को यहाँ पे नहीं करना क्योंकि उसको हमें सेल करने की जरूरत नहीं पड़ी, इट इज़ ऑलरेडी इन द लिक्विड फॉर्म, कि वो पहले से ही आपका किस फॉर्म में है, कैश फॉर्म में है। तो आपको यहाँ पर ट्रांसफर करोगे ऑल द एसेट्स को, एक्सक्लूडिंग आपकी जितनी भी फिक्टिशियस एसेट्स हैं उनको भी, एक्सेप्ट फिक्टिशियस एसेट्स, लोन टू द पार्टनर्स एंड कैश और बैंक बैलेंस। कैश और बैंक बैलेंस को आपको सेल नहीं करना तो उसको आप यहाँ पर ट्रांसफर नहीं करोगे। लोन टू पार्टनर्स के लिए हम एक सेपरेट अकाउंट बनाते हैं, वो हालांकि हमारे एसेट्स है। अगर किसी भी पार्टनर को फर्म ने लोन दिया हुआ है तो उससे भी अमाउंट आएगा, बट ये जब हम लोन टू पार्टनर्स हैं उनको हम उनके कैपिटल अकाउंट में डील करते हैं, यहाँ पर रियलाइजेशन में उसको पेमेंट नहीं करेंगे। पार्टनर्स से रिलेटेड जितने भी ड्यूज होंगे उनको अलग से पे किया जाएगा। रियलाइजेशन इज बेसिकली फॉर द आउटसाइडर्स, ये आउटसाइडर्स की जितनी हमारी लाइबिलिटीज होती हैं उनको पे ऑफ करने के लिए हम बनाते हैं। इसके अलावा गुडविल कोई भी आपकी फिक्टिशियस एसेट्स हैं, सपोज डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, या फिर एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, तो वो उनको हमें, क्योंकि हम किसी पर्सन को उन्हें सेल नहीं कर सकते, उनसे हमें कोई भी अमाउंट रियलाइज नहीं होगा, तो इसलिए हम उनको यहाँ पर ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, इस रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। तो आपको कौन कौन से अकाउंट्स को छोड़ना है, एक तो आपको कैश को छोड़ दोगे, दूसरा कोई भी अगर आपके लोन्स हैं, लोन्स टू मैनेजर, लोन्स टू पार्टनर्स, अगर फर्म ने कोई लोन दिए हुए हैं पार्टनर्स को, उन एसेट्स को, वो भी एक एसेट है फर्म के लिए, उसको भी ट्रांसफर नहीं करेंगे। इसके अलावा कोई भी फिक्टिशियस एसेट्स आपकी रहेंगी तो उनको भी आप यहाँ पर ट्रांसफर नहीं करोगे। इसके अलावा सारी जो भी है इंक्लूडिंग गुडविल, गुडविल को भी यहाँ पर ट्रांसफर करना है आपको, अगर आपके बैलेंस शीट में दिया हुआ है गुडविल तो उसे भी करोगे। तो फर्नीचर हो गया, प्लांट एंड मशीनरी है कोई भी, या आपकी बिल्डिंग गिवन है, कोई भी स्टॉक है, डेटर्स हैं, ये सारी चीज़ें, और गुडविल भी, अगर गुडविल भी दी हुई है तो इन सब चीज़ों को आप क्या कर लोगे, अपने एट देयर बुक वैल्यूज़, जो भी आपको बुक वैल्यूज़ बैलेंस शीट में दी हुई हैं उस पर आप यहाँ पर ट्रांसफर करोगे। मीन्स दीज आर द एसेट्स विच आर अवेलेबल फॉर सेल विद द फर्म। ये आपको फर्म के पास अवेलेबल है कि इतना अमाउंट इन चीज़ों से आप अमाउंट रियलाइज करोगे। सेम इसी तरीके से, और इनकी एंट्री क्या हो जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट को आप डेबिट करोगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स। इसी तरीके से सारी लाइबिलिटीज को भी आप ट्रांसफर कर लोगे रियलाइजेशन अकाउंट में। लाइबिलिटीज होंगी आपकी आउटसाइड लाइबिलिटीज, लाइक क्रेडिटर्स हो गए, कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, कोई भी आपके बिल्स हैं और बीआरस हो गए, या फिर और कोई भी ऐसी है लाइबिलिटी जो भी आपकी बैलेंस शीट में आपको दी हुई है, वो सारी की सारी आप यहाँ पर ट्रांसफर कर लोगे। उनकी एंट्री क्या हो जाएगी, सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ये ट्रांसफर करने के बाद अब हम इन्हें सेल ऑफ करना शुरू करेंगे। तो सेल करने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो भी, अगर सपोज आपने स्टॉक को है उसको सेल किया तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन।
तो बाय बैंक। जितना भी अमाउंट आपको एसेट्स के साथ सेल करने पर मिलेगा वो आप यहाँ पर अकाउंट कर दोगे, अकाउंट फॉर। अब सपोज किसी भी एक एसेट्स को किसी पार्टनर ने ले लिया तो उस पार्टनर की कैपिटल अकाउंट को हम कम कर देंगे क्योंकि उसने एसेट्स ले ली। तो ऐसा जब भी हम कैपिटल अकाउंट को कम करते हैं तो उसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। कैपिटल का हमारा कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट। और अगर किसी पार्टनर ने अपने सेटलमेंट में कोई भी एसेट्स को ले लिया है तो उसकी कैपिटल कम हो जाएगी। एंट्री क्या रहेगी उसकी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सपोज देयर आर 3 पार्टनर्स ए बी सी। ए ने स्टॉक को लिया तो एंट्री हो जाएगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। और रियलाइजेशन में इसकी पोस्टिंग क्या कर दोगे, बाय एज कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर उसकी कैपिटल अकाउंट को हम कम कर देंगे। इसी तरीके से बस आपको 2 बातें याद रखनी है कि अगर आपने उसे कैश रियलाइज किया है सेल करके तो एंट्री हो जाएगी बाय बैंक, और अगर किसी पार्टनर ने उसको ले लिया है तो हम पर एंट्री क्या हो जाएगी, बाय दैट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सेम इसी तरीके से लाइबिलिटीज के केस में करेंगे। लाइबिलिटीज के केस में अगर आपने क्रेडिटर्स को या किसी भी लाइबिलिटीज के बदले जितना भी कैश पे किया है तो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो टू बैंक अगर आपने उसको पे किया है किसी भी लाइबिलिटी को। और दूसरा, अगर उस लाइबिलिटीज को किसी भी पार्टनर ने टेक ओवर कर लिया है तो उसकी कैपिटल अकाउंट को हम इंक्रीज करेंगे क्रेडिट करके, और डेबिट क्या करेंगे, रियलाइजेशन। एंट्री आपकी हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू दैट पर्टिकुलर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यस अब एक इसके साथ बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं बेटा जिनको आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली बात तो ये कि अगर किसी भी एसेट के लिए हमें प्रोविजन दिया हुआ है, सपोज जैसे जनरली आपको दिया होता है डेटर्स के साथ, आपको क्या दिया होता है, डेटर्स के साथ उनका प्रोविजन दिया होता है। तो जो भी एसेट्स का आपको प्रोविजन दिया होगा तो उसको क्रेडिट साइड पे आप उसको अकाउंट फॉर करोगे। चाहे ये जो ये है आपका डेटर्स के लिए बाय प्रोविजन हो, बाय प्रोविजन फॉर डेटर्स, उसको भी आप लाइबिलिटीज के साथ लेकर जाओगे, या फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है उसे भी लाओगे बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व प्रोविजन, तो उसे भी यहाँ पर आप लेकर आओगे। एक पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात है, अगर आपको क्वेश्चन में कोई भी एसेट्स को डिस्पोज करने के बारे में, सेल करने के बारे में कुछ भी ना दिया हो तो हम ये मानेंगे कि उससे हमें कुछ भी रियलाइज नहीं हुआ। आप उसको बाय बैंक यहाँ पर उसकी एंट्री नहीं करोगे। अगर सपोज आपको स्टॉक के बारे में या डेटर्स के बारे में कुछ भी नहीं कहा हुआ क्वेश्चन में कि आपको कितने रियलाइज हुए हैं, आपको कितने उसके अमाउंट को सेल करने से मिला है, तो फिर हम उसका कुछ भी अमाउंट यहाँ पर नहीं लिखेंगे। क्लियर, हम ये मानेंगे कि उस पर्टिकुलर एसेट से हमको कुछ भी रिसीव नहीं हुआ। लेकिन इसके अगेंस्ट अगर किसी भी लाइबिलिटी को पे ऑफ करने के बारे में आपको कुछ नहीं कह रखा तो उसके केस में हम क्या करेंगे, जैसे क्रेडिटर्स के लिए कुछ नहीं है और क्रेडिटर्स हमारे 50,000 के हैं, तो अगर इसके पे ऑफ करने के बारे में कुछ भी नहीं कहा है तो इट मीन्स कि हमने बुक वैल्यू पर ही इनको पे कर दिया है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका टू बैंक, और ब्रैकेट में लिखोगे पेमेंट ऑफ क्रेडिटर्स कितने रुपीज, 50,000 रुपीज, कि जितना हमारा बुक वैल्यू थी उस क्रेडिटर की वो सारा का सारा हमने क्या कर दिया, यहाँ पर पे ऑफ कर दिया। क्लियर, जब कैश में सेल होगा तो इस तरीके से एंट्री होगी, जब पेमेंट करेंगे तो ऐसे होगा। और दूसरा, अगर आपको क्वेश्चन में एसेट्स के बारे में कुछ नहीं कहा हो सेल करने के लिए तो हम जीरो मान लेंगे और हम उनसे कोई भी पैसा रियलाइज नहीं करेंगे। लेकिन अगर क्रेडिटर्स को या लाइबिलिटीज को पे ऑफ करने के बारे में ना कहा गया हो तो हम ये मानेंगे कि हमने बुक वैल्यू पर ही उनको पे ऑफ किया है, और हम टू बैंक करके जो भी लाइबिलिटीज के बारे में नहीं कहा हुआ है उसको हम यहाँ पर उसके बुक वैल्यू पर पे करेंगे। ठीक है। और दूसरी बात कि अगर हमें किसी भी एसेट्स के लिए प्रोविजन दिए हुए हैं तो उसके रिवर्स साइड पे हम उन प्रोविजंस को भी यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपको डेटर्स पे प्रोविजन दिया हुआ है तो प्रोविजन फॉर डेटर्स भी आपको क्रेडिटर्स में आ जाएगा। डेटर्स टोटल यहाँ पर आ गए डेबिट में, और क्रेडिट में उसके जितने भी प्रोविजंस हैं वो आ जाएंगे। इसी तरीके से अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया हुआ है तो टोटल इन्वेस्टमेंट को तो आपने एसेट्स के साथ कर दिया और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को आप क्रेडिट। नेक्स्ट है आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये आपको पता ही क्या होता है कि सपोज हमारी ये बैलेंस शीट है तो यहाँ पर हम ये रिजर्व बनाते हैं, इट इज एक्यूमुलेटेड रिजर्व। लेकिन ये हमें किस लिए बनाया जाता है कि कोई भी वर्कमैन है ड्यूरिंग द वर्क्स, अगर वो मान लो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है और उस समय में कोई उसके साथ एक्सीडेंट या मिस हैपनिंग हो जाती है तो उस वर्कर को उसमें से कंपनसेट किया जा सके।
क्योंकि जो भी फैक्ट्री वाले काम होते हैं, जितने भी आपकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो वहां पर इस तरीके से मशीन्स के साथ, इलेक्ट्रिसिटी के साथ सारा काम होता है, तो वहां पर इस चीज के ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो उन वर्कर्स को जो कंपनसेट करने के लिए हम रिजर्व बनाते हैं, दैट इज वर्कमैन कंपनसेशन। तो जब तक हमें उसके अगेंस्ट कोई लायबिलिटी ना बता रखी हो, तब तक वो हमारा क्या रहता है, एक्यूमुलेटेड रिजर्व। लेकिन जितनी लायबिलिटी हमारी फिक्स हो गई, किसी को हमें पे करना है किसी वर्कर को, तो वो हमारी लायबिलिटी का पोर्शन हो जाता है, और जितना उससे एक्स्ट्रा है दैट इज एक्यूमुलेटेड रिजर्व। तो इस केस में अगर आपको अब अपनी फंड को क्लोज कर रहे हो, उस क्लोज करने के लिए अगर जितनी आपके पास बैलेंस शीट है उस टाइम पे, जब भी आप अपने डिसॉल्व कर रहे हो, तो उस पे हमें जितना भी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ है, सपोज यहाँ पर हमें दिया हुआ है 1 लाख रुपीज, और उसके अगेंस्ट हम ये देखेंगे कि उस टाइम पे हमारी लायबिलिटी कितनी है। तो लायबिलिटी जितनी भी होगी, लायबिलिटी है सपोज 50,000, एक वर्कर को हमें 50,000 पे करनी है, तो इसके ये तो हमारी हो गई लायबिलिटी। और जो 50,000 बचा, 1 लाख का टोटल रिजर्व था, उसमें से 50,000 जो एक्स्ट्रा बचा है आफ्टर पेइंग ऑफ द लायबिलिटी, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेटेड रिजर्व। उसको लिए जो एक्स्ट्रा होगा ना, उसको हम सीधे पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा, वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये जो एक्सेस वाला अमाउंट है, हम उसे डिवाइड करेंगे, और एंट्री आपकी क्या हो जाएगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, सपोज देयर आर 3 पार्टनर्स, टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल और टू सीज कैपिटल अकाउंट। ये जो एक्स्ट्रा वाला अमाउंट है, इसको हमने यहाँ पर डिवाइड कर दिया। अब बात आती है कि ये जो हमारा लाइबिलिटी है, जो क्लेम है, उसको कैसे करोगे। तो सबसे पहले इसके लिए हम ये सपोज रियलाइजेशन अकाउंट बना रहे हैं, तो जो भी आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होगा, उसकी जो लाइबिलिटी होगी उसको पे करोगे, तो एंट्री हो जाएगी वर्कमैन का ये रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये आपकी एक लाइबिलिटी है जो कि आपने पे कर दी। ये 50,000 जो पेमेंट, जो क्लेम होगा और जो एक्स्ट्रा होगा, उसे पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स एंड देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2। गिव द जर्नल एंट्रीज अंडर द फॉलोइंग सिचुएशंस। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इन द बैलेंस शीट, देखो ये हमें एट द टाइम ऑफ रिजोल्यूशन बैलेंस शीट गिवन है। इसमें जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है वो हमें गिवन है 75,000 रुपीज का, एंड देयर वाज नो लायबिलिटी टुवर्ड्स द वर्कमैन कंपनसेशन। अब हम क्लोज कर रहे हैं और हमारे लिए कोई लायबिलिटी नहीं है, तो इट इज टोटली, ये हमारा एक्यूमुलेटेड रिजर्व हो गया, और इसे हम डिवाइड कर देंगे अमंग द पार्टनर्स। तो एंट्री हो जाएगी आपकी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल और टू वाई कैपिटल। टोटल 75,000 को आप 3:2 में डिवाइड कर दोगे, 45,000 एंड 30,000। क्लियर बेटा, फर्स्ट। सेकेंड है कंपनसेशन, ये हमारा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमें 60,000 का दिया हुआ है, एंड लाइबिलिटी वाज 35,000। तो ये जो लाइबिलिटी है, अब देखो 60 का आपके पास रिजर्व है, 35 तो आपको किसी वर्कर को पे करने हैं, ये तो क्लेम है, एक्स्ट्रा कितना हुआ 25,000। तो सबसे पहली बात तो ये जो एक्स्ट्रा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल, इस 35,000 को आप क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, सॉरी एक्स्ट्रा बचा हमारा 25, ये 25 को आप डिवाइड कर दीजिए अमंग द पार्टनर्स। पार्टनर्स का कैपिटल रेशियो इज 3:2, इसको डिवाइड करेंगे तो 15,000 एंड 10,000। और जो हमारे 35,000 रुपीज पे करने हैं, उनके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले जितनी लाइबिलिटी है सिर्फ उतना, पहले लाइबिलिटीज को हम कहाँ पर अपने, ये हमारा रियलाइजेशन अकाउंट है, तो बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये केवल कितना आप रिजर्व में से लोगे, 35,000 रुपीज, केवल यही हमारी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी वाला पोर्शन केवल, क्योंकि जो एक्स्ट्रा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स वाला था वो तो हमने डिवाइड कर दिया। जो लाइबिलिटी है जितनी, उतनी अपनी लाइबिलिटीज में लेकर आओगे, और जब पे करोगे तो इसको हम टू बैंक करके अपने रिजर्व में से 35,000 पे कर देंगे। एंट्री क्या बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितने रुपीज, 35,000। हुआ बेटा ये क्लियर, यस बेटा क्लियर हो गया यहाँ तक ये, कि जितना एक्यूमुलेटेड तो आपने डिवाइड कर दिया, और जितनी भी हमारी लाइबिलिटी है उनको अपने रियलाइजेशन में अकाउंट लाइबिलिटीज के साथ लेकर आइए और फिर पे कर दीजिए। अगला देखिए, थर्ड है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 60,000 रुपीज का, और हमारी जो लाइब्रेरी है दैट इज 75,000। देखो
ये बैलेंस शीट हुई, इसमें 60,000 का हमें रिजर्व दिया हुआ है, 75,000 है लाइबिलिटी। तो कुछ एक्स्ट्रा है आपके पास? एक्स्ट्रा तो कुछ भी नहीं है, बल्कि हमारे पास रिजर्व क्या है, केवल 60,000 का, और टोटल हमारी जो लाइबिलिटी है जो हमें पे करनी है दैट इज 75,000। तो ये हमने रियलाइजेशन अकाउंट बनाया। यहाँ पर लाइबिलिटीज के साथ बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये सिर्फ आपके पास कितना है, 60, आप केवल 60 ही ट्रांसफर कर सकते हो। बेटा अगर लाइबिलिटीज कम होती तो कम को करते, क्योंकि एक्स्ट्रा जितना था वो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिवाइड कर देंगे। लेकिन यहाँ पर जितना भी हमारे पास फंड है वो सारा का सारा किया, लेकिन हमें पेमेंट, एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ रही है टू बैंक करके, और दैट इज 75,000। तो देयर विल बी टू एंट्रीज रिगार्डिंग दिस ट्रांजेक्शन। एंट्री फर्स्ट वाली होगी आपकी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, कितने रुपीज, 60,000 टू रियलाइजेशन, पहले हमने ये वाली ट्रांसफर कर ली, और फिर उसके बाद जब पे किया तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, हमें पे करने हैं, लाइबिलिटी जो है वो पेमेंट हो। कई बार जैसे ये तो वर्कमैन कंपनसेशन का केस है, कई बार ऐसा होगा कि क्रेडिटर्स आपने किए, यहाँ पर क्रेडिटर्स आपके 1 लाख रुपीज के थे, और उसके बदले में आपको कोई भी और इंटरेस्ट या कुछ भी उसके साथ पेनल्टी कुछ भी लगा के आपको जो पेमेंट करनी पड़ी वो 1,05,000 करनी पड़ी। तो आप यहाँ पर लाइब्रेरी को ट्रांसफर तो उतनी ही करोगे जितनी की आपके पास वो बैलेंस शीट में दी हुई है। इसी तरीके से वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमने उतना ही ट्रांसफर किया जितना हमारे पास रिजर्व है। फिर यहाँ पर जो टू बैंक करके पेमेंट करने के लिए जो एंट्री करेंगे वो एक्चुअल अमाउंट वो वाला होगा जितना आपको उसके बदले पे करना पड़ा, सेम दे रखा है। और लाइबिलिटी भी हमारी 60,000। अब दो बातें हैं कि एक तो एक्स्ट्रा अमाउंट कुछ नहीं है, ठीक है, तो हम वो वाली जो एंट्री करते थे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बांटने की, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स टू वाई, वो तो कुछ एक्स्ट्रा है ही नहीं। हमारे पास लाइबिलिटी भी 60 की है, तो यहाँ पर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में आप ट्रांसफर करोगे वो भी 60,000, और जो पेमेंट वाली एंट्री होगी वो भी कितनी हो जाएगी, 60,000। तो दो एंट्रीज हो जाएंगी आपकी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू रियलाइजेशन 60,000 60,000, और यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये कितना हो जाएगा, 60,000 की पेमेंट की, 60,000 60,000। अगला है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वाज नील, हमारे पास यहाँ ट्रांसफर करने के लिए कुछ भी नहीं हुआ, अगर हमारे पास बैलेंस शीट में कोई रिजर्व ही नहीं है, और लाइबिलिटी हमको पे करनी पड़ रही है 15,000, तो सिर्फ ये पेमेंट करने वाली एंट्री करोगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितने रुपीज बेटा, 15,000। कई अभी जो हमारा नेक्स्ट एक और भी आएगा, यहाँ पर इस तरह की लाइबिलिटीज अनरिकॉर्डेड जो कि हमने अपनी बैलेंस शीट में हमने रिकॉर्ड नहीं की थी, तो उनको भी कई बार हमें पे करना पड़ता है। तो इस वाले केस में जो हमारा ये फिफ्थ है, फिफ्थ में जब कोई भी हमारे पास रिजर्व नहीं हो तो हम यहाँ रियलाइजेशन में तो कुछ भी ट्रांसफर नहीं करेंगे, मीन्स ये फर्स्ट वाली एंट्री हमारी नहीं होगी, सिर्फ हमें पेमेंट करनी है 15,000, तो एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 15,000 15,000। ये वाला हम बता रहे थे बेटा कि ये वाला हमारे पास आगे कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन्स भी आएंगे कि रिकॉर्डिंग ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट्स और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज, उनको क्या पॉइंट आता है, अकाउंटिंग फॉर द अनरिकॉर्डेड एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। वेरी सिंपल, ये आपने रियलाइजेशन अकाउंट ड्रॉ किया। अब सबसे पहले हम बात करते हैं अनरिकॉर्डेड एसेट्स की। ये आपकी बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में आपको स्टॉक दिया हुआ है, डेटर्स दिया हुआ है, फर्नीचर दिया हुआ है, मशीनरी दी हुई है, एक लैंड बिल्डिंग थी, अब यहाँ पर लैंड बिल्डिंग कुछ भी नहीं है, लेकिन बाद में हमें एक बैलेंस शीट में यहाँ पर बताया कि एक छोटा सा लैंड थी जिसका की जो वैल्यूएशन है वो हमने सेल कर दी 1 लाख रुपीज में। देखो सबसे पहले जितनी भी बुक वैल्यू पर हमारे पास एसेट्स अवेलेबल होती है वो हम टू सन्ड्री एसेट्स करके अपने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। यहाँ पर लैंड की जो वैल्यू है वो हमारे पास 0 है, क्योंकि वो यहाँ पर एंटर ही नहीं है, अनरिकॉर्डेड है, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं ट्रांसफर होगा क्योंकि है ही नहीं। और जो सेल करने वाली एंट्री है कि हमने उसे 1 लाख रुपीज का सेल किया, तो बाय बैंक कितना आ जाएगा, 1 लाख रुपीज। केवल डिस्पोज करने वाली एंट्री करेंगे और यहाँ पर ट्रांसफर करने वाली कुछ भी एंट्री नहीं होगी। सेम अगर यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि वो जो अनरिकॉर्डेड एसेट थी, मतलब अनरिकॉर्डेड जो लैंड थी उसका वैल्यूएशन 1 लाख था, दैट वाज एक्वायर्ड बाय द ए, सपोज ए बी सी 3 आर पार्टनर्स, और इट इज एक्वायर्ड बाय ए या बी या सी, कि वो उन्होंने 90,000 ले ली, ठीक है।
तो मीन्स कि हमें ए से कितने लेने हैं 90,000 रुपीज। तो बाय एज कैपिटल अगर कैश में पे करते हो तो बाय बैंक का जाएगा, और अगर कोई पार्टनर लेता है किसी भी एसेट को तो बाय एज कैपिटल कितने रुपीज 90,000। ये यहाँ पर इस तरीके से हम कर देंगे। सेम हमारा सिचुएशन जो रहेगा वो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी के साथ रहेगा। सपोज यहाँ पर एक क्रेडिटर्स हमको जो दे रखे थे वो थे 90,000 के, इसके अलावा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस थे बैलेंस शीट में, वो हमने यहाँ पर ट्रांसफर कर दिए। लेकिन इसके साथ ही हमारी क्या थी, एक अनरिकॉर्डेड और भी लाइबिलिटी थी कि उसके केस में कोई क्लेम था जिसके लिए हमें 10,000 रुपीज पे करने थे। ओके, तो यहाँ पर जब हमारे पास वैल्यूएशन ही नहीं है तो हम उनको ट्रांसफर करेंगे तो दैट विल बी जीरो, यहाँ पर कुछ होगा ही नहीं। और उसके बाद हमें उसके लिए पे करने पड़े 10,000 रुपीज। तो जो पेमेंट वाली एंट्री है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, यहाँ पर 10,000 रुपीज हम उसे पे कर देंगे। ठीक है, अगर उस लाइब्रेरी को कोई पार्टनर ले लेता है तो टू जिसने भी लिया उसका नाम आ जाएगा टू एज कैपिटल 10,000। जब हमारे पास ट्रांसफर कुछ भी नहीं करेंगे क्योंकि अनरिकॉर्डेड था, यहाँ पर हम केवल उन्हीं को ट्रांसफर करते हैं जो हमारी बैलेंस शीट की फिगर्स होती है, और उसको हमने सेल कर दिया। तो ये जिस भी पार्टनर अगर कैश में पे किया है तो हमारे पास से कैश चला गया, और अगर किसी पार्टनर ने पे किया है तो यहाँ पर वो ए उसको ले लेगा और 10,000 रुपीज हम उसके अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। ठीक है बेटा, अनरिकॉर्डेड की इस तरीके से ट्रांजेक्शन की जाएगी। मैम मैम मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैम टू बैंक कब आता है और बाय बैंक कब आता है। बेटा जब एसेट्स को सेल करोगे ना, ये एसेट्स है हमारी, ठीक है, पहले ये सन्ड्री एसेट्स हमने यहाँ पर ट्रांसफर की बैलेंस शीट में, यस। यस मैम। उसके बाद आप एक एक एसेट्स को सेल करना शुरू करोगे, तो आपके पास फर्म के पास क्या आएगा, कैश आएगा। एंट्री क्या करते हैं जब हम किसी भी चीज को सेल करते हैं तो ये आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, अगर आपने स्टॉक को सेल किया मार्केट में, टू फर्नीचर, जो भी आपने फर्नीचर को सेल किया, टू प्लांट, अगर आपने किसी प्लांट को सेल कर दिया। तो जो सेल करने से हमारे पास अमाउंट आएगा उसको हम यहाँ पर अकाउंट वर्क करेंगे रियलाइजेशन। यहाँ पर एंट्री आपकी ये नहीं होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू स्टॉक और ये सब, क्योंकि इन सब चीजों को हम रियलाइजेशन में कर चुके हैं ना ट्रांसफर। एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन एक साथ, और रियलाइजेशन में जब हम इनकी पोस्टिंग करेंगे तो ये आ जाएगा बाय बैंक। तो मीन्स ये जो बाय बैंक है ये है आपका फॉर द अमाउंट विच यू हैव रिसीव्ड बाय द सेल ऑफ गुड्स, बाय द सेल ऑफ एसेट्स। एसेट्स को सेल करने से जो अमाउंट आएगा ये वो है। ठीक है, और जब आप पेमेंट करोगे क्रेडिटर्स को या किसी और लाइबिलिटीज को तो हमारे पास से कैश जाएगा फर्म के पास से, तो उसकी जनरल एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब रियलाइजेशन में इसकी पोस्टिंग कीजिए तो इसमें क्या आ जाएगा, टू बैंक। तो ये हमारा आ जाएगा टू बैंक। ये अमाउंट है जो आपको लाइबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए हमें एंट्री करनी है। क्लियर? यस मैम। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 5, प्रपोज द जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म ऑफ पार्टनर्स ए एंड बी। दो पार्टनर्स हमें गिवन है यहाँ पर। After the various assets other than cash and outside liabilities have been transferred to the realization account, मीन्स ये कह रहे हैं कि जो हम रियलाइजेशन में ट्रांसफर करने वाली एंट्री है उसे हमें पास नहीं करना, केवल सेल करने के लिए हमें एंट्रीज करनी है। फर्स्ट एंट्री है ए, जो एक पार्टनर है, took the 50% of the stock at a discount of 20%। रिमेनिंग स्टॉक, रिमेनिंग कितना बचा बेटा 50%। 50% तो ए ने ले लिया और 50% was sold at a profit of 30% on cost. Book value of the stock given in the balance sheet before dissolution was 4 lakh। देखो ये हमारी बैलेंस शीट थी, यहाँ पर उसमें हमें स्टॉक दिया हुआ था कितने रुपीज, 4 लाख का। 4 लाख के बारे में कह रहे हैं, ये 4 लाख का स्टॉक है, इसका 50% अलग कर लीजिए और 50% अलग कर लीजिए। ये 50% की बुक वैल्यू हो गई आपकी 2 लाख और इसकी भी कितनी हो गई 2 लाख। दिस 2 लाख स्टॉक was taken over by A।
ये ए ने ले लिया है एट ए डिस्काउंट ऑफ 20%। 2 लाख का 20% हमारा हो गया होगा 40,000, मीन्स इतना तो उसने डिस्काउंट ले लिया। तो ए ने उसको कितने पे ले लिया, 1,60,000 रुपीज में, ये ए ने ले लिया, ठीक है, ए ने टेक ओवर किया है। और रिमेनिंग ये जो 22 लाख रुपीज का है, इट इज सोल्ड एट ए कॉस्ट, यहाँ पर ये कर दिया एट ए प्रॉफिट ऑफ 30% ऑन कॉस्ट। इसका 30% निकालिए बेटा, कितना आ जाएगा, 30% 60,000, और ये 80,000 का हमने ये सेल कर दिया। अब इसकी एंट्री करेंगे। देखो, जो पोर्शन हमने बैंक मीन्स बाजार में सेल किया है, उसके लिए फर्म के पास कैश आएगा, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। आप इसके साथ नरेशन लिखोगे और नरेशन में शो करोगे कि दिस एंट्री इज फॉर द स्टॉक, आप स्टॉक 2,60,000। ये तो उस वाले पार्ट के लिए हो गई जो हमने मार्केट में सेल किया है, और हमारे पास क्या आया है, बैंक आया है, मतलब कैश या बैंक आया है। उसके बाद ए ने जो अमाउंट लिया है, जब कोई पार्टनर लेगा तो उसकी कैपिटल अकाउंट को हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे, और कैपिटल अकाउंट को कम करने के लिए हम उसे डेबिट करेंगे। तो ये हो जाएगा एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि ए ले रहा है वो, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 1,60,000। ये हम इस तरीके से दो एंट्री कर लेंगे। आगे देखिए, डेटर्स थे 2,64,000 के, बेटा ये समझ में आ गया, 2,64,000 के। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 24,000 का। तो इस तरीके से करके हमने 2,40,000 आउटर कॉलम में शो किए हुए थे। 48,000 ऑफ द बुक डेट्स प्रूव्ड बैड। इसमें से अब देखो, जब आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाओगे तो सबसे पहले आपको इनको रियलाइजेशन अकाउंट में कैसे ट्रांसफर करना है। ये जो 264 के डेटर्स हैं, टोटल डेटर्स, तो टू डेटर्स 2,64,000। उसके बाद बाय प्रोविजन, जो प्रोविजन रहेगा 24,000 का, आप उसको क्रेडिट साइड पे, क्योंकि जो भी प्रोविजन होगा उसे रिवर्स साइड पे आप कर दोगे, ठीक है। ये 24,000 का हमने यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया। इसके बाद कह रहे हैं कि आपको रियलाइज कितने हुए। टोटल डेटर्स हमारे पास 2,64,000 के थे, जिनमें से 48,000 ने मना कर दिया, वो बैड हो गए, ठीक है, कि वो हमें पे नहीं कर रहे। तो टोटल कितना हो जाएगा बेटा, 2,60,000 हमें मिला अमाउंट। तो एंट्री उसकी करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, और पोस्टिंग हो जाएगी बाय कैश या बाय बैंक, कितने रुपीज, 2,16,000। अब हमें यहाँ पर क्वेश्चन में एंट्रीज, क्योंकि अब की बार आपकी बहुत सारा बैलेंस शीट वाला पोर्शन कट हो चुका है, तो जनरली जो क्वेश्चंस आएंगे वो जनरल एंट्रीज वाले ज्यादा आएंगे, तो आपको जनरल एंट्रीज भी बिल्कुल अच्छे से करनी है। तो यहाँ पर इस ट्रांजेक्शन के लिए हमें एंट्री पूछी है, तो ये हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, और नरेशन में जरूर लिखोगे कि दिस एंट्री इज फॉर द रियलाइजेशन ऑफ द कैश बाय द सेल ऑफ डेटर्स, या बाय द रियलाइजेशन फ्रॉम द डेटर्स। 2,16,000, ये इस तरीके से करते हैं। अगला है, बिल्डिंग थी जो कि बुक वैल्यू हमारी बैलेंस शीट में गिवन थी 5 लाख रुपीज की, सोल्ड फॉर 8 लाख रुपीज थ्रू ए ब्रोकर हु चार्ज्ड 2% कमीशन। बिल्डिंग दी हुई है कितने रुपीज की, 5 लाख रुपीज की। ये आपने रियलाइजेशन अकाउंट बनाया। रियलाइजेशन अकाउंट में पहले ये जो एसेट्स हैं उनको हम सन्ड्री एसेट्स के साथ, टू सन्ड्री एसेट्स बिल्डिंग ट्रांसफर कर लोगे 5 लाख रुपीज को, जो बुक वैल्यू पर है। उसके बाद आपने सेल की है, तो आपका सेल करने के लिए 8 लाख रुपीज में सेल किया, तो यहाँ पर एंट्री आपकी हो जाएगी बाय बैंक। अब देखो, वैसे 8 लाख ही हम लिखेंगे, लेकिन हमें टोटल 8 लाख नहीं रिसीव हुए, एक ब्रोकर भी था, उसने 2% चार्ज कर लिए, तो हमें 60,000 रुपीज कम मिले। तो हमें जो टोटल कैश मिला वो हो जाएगा 7,84,000 रुपीज। तो आप एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू, हाँ क्या था ये, एसेट्स कौन सी थी, बिल्डिंग टू रियलाइजेशन, और नरेशन में लिखोगे कि इट इज फॉर द डिस्पोज ऑफ द
बिल्ड 7,84,000। ठीक है, उसका कमीशन जो हमें नहीं मिला, जो कमीशन ब्रोकर ने काट लिया, उसको लेस करके बाकी का अमाउंट आगे लिखेंगे। नेक्स्ट है मशीनरी थी 6 लाख की, वॉज गिवन टू ए क्रेडिटर। अब देखिए बेटा, अगर आप किसी मशीनरी को, एक एसेट्स को, एक लाइबिलिटीज को डिस्पोज ऑफ करने के लिए कह देते हो, मतलब एक लाइबिलिटी के बदले के कोई भी मशीनरी अगर आपने दे दी, तो उसका हम क्या करेंगे, उसको कोई ट्रांजेक्शन आप उसको रिकॉर्ड ही मत कीजिए ना। तो आप देखो, जब आपने अपना रियलाइजेशन अकाउंट बनाया तो यहाँ पर मशीनरी थी 6 लाख रुपीज की, तो अपनी मशीनरी को यहाँ पर आपने किया ट्रांसफर 6 लाख रुपीज, ठीक है। और वो क्रेडिटर्स थे, अब कितने के भी हो सकते हैं, वो क्रेडिटर्स यहाँ पर हमें शो ही नहीं किए हुए, बाय क्रेडिटर्स यहाँ पर कहे हुए हैं, और क्रेडिटर्स एट ए डिस्काउंट ऑफ 20%। तो जितने का भी हमारा रहा होगा उसके बदले हमने मशीनरी दे दी, तो अब ये मीन्स उसकी जो वैल्यू है वो उस क्रेडिटर्स के बराबर रहेगी जितना हमने उसे पे किया। तो इसके लिए ना तो अब यहाँ पर बाय मशीनरी हमारे पास कुछ आया, कोई कैश नहीं आया, तो और यहाँ पर टू कैश करते हैं हम, अगर उसको बाहर से पेमेंट करते हैं तो उसकी यहाँ पर, तो जब भी किसी एसेट्स को हम सेट ऑफ कर देंगे किसी लाइबिलिटी से, तो वहां पर उनकी एंट्री आप कुछ भी नहीं करोगे, सिर्फ उनको ट्रांसफर करके छोड़ देंगे और यहाँ पर उनकी एंट्री कोई भी नहीं होगी। जब एसेट्स को चाहे डिस्काउंट पर चाहे कैसे भी, तो मीन्स उससे जितना भी लिया होगा, उस एसेट से हमें कितना एक्वायर हुआ उसकी लाइबिलिटी के बराबर, तो ना तो उस लाइबिलिटीज को यहाँ पर हम शो करेंगे और ना ही यहाँ पर उसकी एसेट्स को हम एसेट से कोई रियलाइजेशन करेंगे, उन दोनों को ही आप इग्नोर कर दो। उसके बाद है इन्वेस्टमेंट थी हमारी 40,000 की, वो रियलाइज हुई 150% पे। इन्वेस्टमेंट 40,000 की थी, उसका 150 कितना मिला बेटा, 60,000 रुपीज। और टू रियलाइजेशन नरेशन में शो कर दीजिए कि इट इज अ ट्रांजेक्शन फॉर द सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द मार्केट। तो ये 60,000 एंट्री हो जाएगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। यस, आगे देखिए, जनरल एंट्री हमें पास करनी है। एक पार्टनर्स दो हैं, ए और बी। ओल्ड फर्नीचर विच हैड बीन रिटन ऑफ इन द बुक्स मीन्स की एक फर्नीचर था जो कि हम पहले ही राइट ऑफ कर चुके हैं। राइट ऑफ का मतलब है कि इट इज अनरिकॉर्डेड इन द बुक्स। अब इसको बुक्स में हमने कुछ भी शो नहीं किया हुआ, हमारी बैलेंस शीट में ये फर्नीचर शो नहीं है क्योंकि हम इसे राइट ऑफ कर चुके हैं। वो हमने सोल्ड किया फॉर ₹20,000, तो इट इज अनरिकॉर्डेड एसेट्स। जब हम अपना अकाउंट क्लोज कर रहे हैं, अपना पूरा फर्म क्लोज कर रहे हैं, तो उस फर्नीचर से हमें कितना प्राप्त हो रहा है, यहाँ पर 20,000 रुपीज। तो ये अनरिकॉर्डेड एसेट हो गई। तो इसको आप क्या करोगे बेटा, केवल आप इसकी कोई बुक वैल्यू होती तो हम पहले ट्रांसफर करते फिर सेल करते, तो ट्रांसफर करने वाली एसेट को तो कोई भी नहीं है आपके पास, अब केवल सेल करने वाली एंट्री होगी आपकी। एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ये हमारा कितना हो गया, 20,000 रुपीज, ये हमें मिल गए। तो सिर्फ ट्रांसफर करने वाली कोई एंट्री नहीं करोगे, सिर्फ जो अमाउंट रिसीव होगा उसकी एंट्री हम यहाँ पर करेंगे। अगला देखिए, Z एन ओल्ड कस्टमर, एक कस्टमर था whose अकाउंट फॉर ₹10,000 वाज रिटन ऑफ। ये देखो कस्टमर कौन होते हैं, डेटर्स हमारे, जिनको कि हमने कोई ना कोई गुड सेल करते हैं। उसने पहले मना कर दिया था कि भाई 10,000 रुपीज में पे नहीं करूंगा, और हमने उसका अकाउंट एज बैड डेट्स करके उसको राइट ऑफ कर दिया इन द प्रीवियस ईयर, और उसने अभी हमें पे कर दिए 70%। तो 10,000 रुपीज का 70% हो जाएगा 7,000। तो जब वो हमें 7,000 पे करेगा, ये जो क्वेश्चन है ना आपका इलस्ट्रेशन नंबर 6 है, ये है आपका अनरिकॉर्डेड एसेट्स और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज का। तो ये जो सेकंड है हमारी एक एसेट थी डेटर्स की, उसने पे नहीं किया, बाद में उसने हमें पे कर दिए, तो हमारे पास जितना भी कैश आएगा तो उसको हम करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। रियलाइजेशन अकाउंट में अपने ये जो 7,000 रुपीज हमें मिले वो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे। नो मैम। अब ए जो पार्टनर है एग्रीड टू टेक ओवर फर्म्स गुडविल नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, वो गुडविल है ही नहीं है बुक्स में, और उसने 50,000 रुपीज की वो ले ली। इसका मतलब है कि चाहे वो है चाहे नहीं है, अब ए को पे तो करने पड़ेंगे ना 50,000 रुपीज, जब उसने फर्म की एक एसेट ली है।
अगर वो रिकॉर्डेड होती तो हम पहले उसे ट्रांसफर कर लेते रियलाइजेशन अकाउंट में। अब वो हमारी बैलेंस शीट में नहीं है तो हम रिकॉर्ड करने वाली एंट्री तो करेंगे नहीं, जो ट्रांसफर करने वाली एंट्री है। लेकिन ये ए ने ली है तो ए को पे करने पड़ेंगे 50,000 रुपीज, क्योंकि उसने गुडविल को लिया है। तो गुडविल को अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एज कैपिटल, उसका कैपिटल अकाउंट पे कर देंगे कि ठीक है, हमें तुम्हें जो पे करना था ना, ए को जो फर्म को पे करना था, उसमें से फर्म ने कितना पे कर दिया, 50,000 इन द फॉर्म ऑफ गुडविल, कि गुडविल ले ली और 50,000 रुपीज पे कर दी, तो उसकी कैपिटल अकाउंट को कम कर देंगे। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ₹50,000। Yes. आगे, there was an old computer which had been written off from the books. It was estimated to realize 5,000 and it is taken over by B at the estimated price less 30%. देखो, पहली बात तो ये कि वो अनरिकॉर्डेड है, तो हम जो सबसे पहले ट्रांसफर करते हैं रियलाइजेशन में अपनी एसेट्स को, वो वाली एंट्री नहीं होगी। उसका जो प्राइस था वो हमने लगाया 5,000 रुपीज मार्केट में, लेकिन उसको बी ने कह दिया कि वो ले लेगा, टेक ओवर करेगा बी, और वो भी लेकिन कितने प्राइस पर, पूरे 5,000 पर नहीं, जो एस्टिमेटेड प्राइस हमने लगाया ना 5,000, उसके भी 30% कम पर, तो इसका 30% हो जाता है 1,500। तो ये तो उसने डिस्काउंट ले लिया। उसने बी ने कहा कि मैं इसे कितने में ले लूंगा, 3,500 रुपीज में, तो 3,500 रुपीज में ले लिया। तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगी बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, कि कुछ भी हो हमारे पास कितने रुपीज आ गए, बी की कैपिटल अकाउंट को हमने कम कर दिया कि बी को अब हमें कम देने पड़ेंगे, क्योंकि उसने 3,500 रुपीज का हमसे क्या ले लिया, एक कंप्यूटर ले लिया पुराना। अगला है इन्वेस्टमेंट है, कॉस्टिंग रुपीज 20,000, बीइंग 1,000 शेयर्स थे किसी फर्म के और उनकी कॉस्ट 20,000 रुपए थी, हैड बीन रिटन ऑफ फ्रॉम द बुक्स, वो पहले हमने राइट ऑफ कर चुके थे, मतलब दे आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, वो बुक्स में नहीं है 20,000। दीज इन्वेस्टमेंट्स शेयर्स वर वैल्यूड, अब जब हम अपनी क्लोज कर रहे हैं फर्म को, तो हमने कहा कि वो उसका एक का वैल्यू 15 और हमारे पास है 1,000 शेयर्स, तो टोटल उनकी वैल्यू कितनी हो गई बेटा, 15,000 रुपीज के शेयर्स हो गए, and they were divided among the partners in their profit sharing ratio। वो उनको सबको, उन्होंने जितने 15,000 रुपए के हमारे शेयर्स हुए 15,000 रुपीज के, ये हमने मार्केट में सेल करते तो एंट्री हो जाती बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, लेकिन उनको हमने मार्केट में सेल नहीं किया, उसको उन्होंने पार्टनर्स ने ले लिया किस रेशो में, अपने एग्रीड प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशो में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया हुआ, जब कुछ भी नहीं दिया हुआ तो हम उसको क्या मान लेते हैं, इक्वल। तो एंट्री हो जाएगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। बेटा इंडिविजुअली एसेट्स के नाम से कोई एंट्री नहीं होगी, जो भी अनरिकॉर्डेड एसेट्स का अमाउंट आएगा या अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज को आप पे ऑफ करोगे, उनकी एंट्री आप रियलाइजेशन के थ्रू ही करोगे, क्योंकि अब वो कोई एसेट हमारी बुक्स में थी नहीं, अगर आपने उसको क्रेडिट किया तो उसका क्रेडिट बैलेंस खड़ा हो जाएगा वहां पर, लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप ये सारी एंट्रीज हम किससे करेंगे, अपने केवल रियलाइजेशन के थ्रू करेंगे। तो ये रियलाइजेशन में 15,000 आ गए उन शेयर्स के लिए, और ए की कैपिटल अकाउंट कम हो गया 7,500 से, और बी का कैपिटल अकाउंट कम हो गया हमारा 7,500 से, तो ये एंट्री बन जाएगी।